हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स, या हम इसको नाम देते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, आरबी डायनामिक्स। तो अभी तक जो हमारी जो स्टडी थी काइनेमेटिक्स में, हमने एक बॉडी को पढ़ा था, या हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज द पॉइंट मास। और इसके बाद हमने जो लॉज पढ़े हैं तो वो लॉज एप्लीकेबल है, या हमारे जो फिजिक्स में मैक्सिमम लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं फॉर द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हम पॉइंट मास के बजाय हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोई भी चीज है उसमें पॉइंट मास यानी उसमें एक पार्टिकल के बजाय बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम उसको नाम देते हैं दिस इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे ये लिया है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं देखूं, यहाँ एक बॉडी मेरे पास है, तो इसमें मैं देखूं कि इसमें बहुत सारे मासेस है, पॉइंट मासेस है। एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, डैश 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 अप टू एन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस है। अब ये जो बहुत सारे पॉइंट मासेस है, तो मैं इस बॉडी को नाम दूंगा कि दिस इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि बॉडी को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमको एक पॉइंट मास के बजाय वो चीज लेनी है जिसमें बहुत सारे मासेस होंगे या पॉइंट मासेस होंगे। अब जो ये बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, तो जो इनका ये सिस्टम बनता है, इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दिस कॉल्ड एज बॉडी। दिस कॉल्ड एज बॉडी। देखो यहां पे अगर मैंने ये एक पॉइंट मास लिया है, ये मैंने एक पॉइंट मास लिया है, ये मैंने एक पॉइंट मास लिया है, ये एक पॉइंट मास लिया है, इसी तरह बहुत सारे पॉइंट मास लिए। मान लो इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है। अब यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये मान लो दिस इज r1, ये मान लो दिस इज r2, ये मान लो दिस इज r3, ये मान लो दिस इज r4, ये मान लो दिस इज r5, ये मान लो दिस इज r6। अब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम कैसे इसको कहेंगे कि दिस इज ए बॉडी, या हमने यहां पे दूसरा नाम दिया है रिजिड बॉडी। तो रिजिड हम कब कहेंगे? अब देखो, अगर मैंने यहां से इस पॉइंट मास को, ये वाला जो m1 पार्टिकल है, इस m1 पार्टिकल को मैंने यहां से पकड़ा और मैंने इसको ऐसे खींचा, मीन्स इस वाले पे मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव करेगा, या मान लो ये वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। अब हमने देखा कि जब ये वाला पार्टिकल, जब मैं इसको खींचता हूं, तो ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा विद द वेलोसिटी v1। मैंने देखा कि जो m2 है, m2 भी इधर ही जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी v। अब m3 जो है वो भी इधर ही जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी v। अब यहां पे m4 जो है वो भी इधर ही जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी v। तो मैंने एक पे फोर्स अप्लाई किया है, तो एक पे फोर्स अप्लाई करने पे ये बॉडी जो है, ये पूरी की पूरी बॉडी उसी डायरेक्शन में विद द सेम वेलोसिटी मूव कर गई है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक पॉइंट पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो पूरे के पूरे पार्टिकल्स जो हैं वो विद द सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। अब अगर यहां पे डिस्टेंस r1 था, तो मैंने देखा कि यहां पे भी इन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी रहती है? r1 ही रहती है। इन दो के दरमियान कितनी रहती है? r2 ही रहती है। तो इसका मतलब है ना कि जब मैंने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है, तो बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है, क्या वो चेंज हो गई है, सेम रह गई है? तो वो सेम रह गई। अगर ऐसा होता है ना, तो इस वाली बॉडी को हम नाम देते हैं दिस इज रिजिड बॉडी। अब यहां पे बहुत सारे सिस्टम, ये पार्टिकल्स है, तो हम इसको नाम देते हैं दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए कि अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो गई है, और पार्टिकल एक पे फोर्स लगाने पे वो दूसरा पार्टिकल भी उसी के साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं जिससे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक से ज्यादा है। और जो ये बॉडी है, इस बॉडी को हम नाम देते हैं दिस इज रिजिड बॉडी। अब यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये, क्या मैं इसको रिजिड बॉडी कहूंगा? तो आंसर है हाँ, ये रिजिड बॉडी है। क्यों है? देखो यहां पे ये मैंने यहां पे ये लिया है, इसमें बहुत सारे, कंसिडर कर दो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। ये मान लो इसका मास m1 है, m2, m3, m4 डैश 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 अप टू mm। अब मैंने यहां से फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल मैंने लिया है, तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये मान लो दिस इज इक्वल टू r1,
यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये मान लो दिस इज इक्वल टू R2, ये मान लो दिस R3, ये मान लो दिस इज R4। अब मैं इन्हीं पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहा हूं। अब ये वाला जो पार्टिकल है ना, मान लो इस वाले पार्टिकल को मैंने यहां पे पकड़ा, और जब मैंने इसको यहां पे पकड़ा तो मैंने पार्टिकल को इधर खींचा। जब मैंने पार्टिकल को इधर खींचा, बोलो एक ही पार्टिकल जा रहे हैं या सारे पार्टिकल जा रहे हैं? सारे पार्टिकल जा रहे हैं। अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? v1। अगर इसकी वेलोसिटी v2 है तो इस वाले की पूरी की वेलोसिटी कितनी है? v2 है। यानी जिस पार्टिकल को मैं खींच रहा हूं ना, अगर वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो सारे पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं? v वेलोसिटी के साथ। अब क्या इनके दरमियान जो डिस्टेंस थी, क्या वो चेंज होगी या सेम रह गई है? सेम रह गई है। तो ये वाली जो बॉडी है ना, इस बॉडी को हम नाम क्या देंगे? शाबाश, इसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी। इसको हम नाम क्या देते हैं? रिजिड बॉडी। अब आप कहोगे कि कहां पे ऐसा होता है कि जहां पे एक पार्टिकल की दूरी बढ़ जाएगी और दूसरे पार्टिकल की दूरी नहीं बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर दो कि मान लो मैंने यहां पे एक रबर बैंड लिया है, ये मान लो ये मैंने एक रबर बैंड लिया और रबर बैंड को मैंने यहां से बंद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये जो रबर बैंड है ना, क्या रबर बैंड में एक ही पार्टिकल्स है? यहां बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो हम कहेंगे ना ये क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब जो ये, अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्या मैं इसको नाम दूंगा दिस इज रिजिड बॉडी? तो बॉडी तो है ये, क्या ये रिजिड बॉडी है? अब हम देखेंगे क्या ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के लिए कंडीशन क्या है? रिजिड बॉडी के लिए कंडीशन है कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जो इनके दरमियान डिस्टेंस है बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, वो सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर मैंने यहां से इसको फोर्स अप्लाई किया है तो ये मैंने फोर्स यहां से अप्लाई किया। अब इमेजिन कीजिए, जो ये वाला पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल ये इधर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल विद ए वेलोसिटी v। अगर इस वाले और इस वाले पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस थी r के बराबर, और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये x के बराबर थी। जब मैंने यह बॉडी को यहां से खींचा, बोलो रबर बैंड को क्या हो जाएगा? रबर बैंड इलोंगेट हो जाएगा। तो जब ये इलोंगेट हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल अपनी ही जगह है और ये वाला पार्टिकल भाग गया है विद ए वेलोसिटी v। अब यहां से यहां तक की दूरी x के बराबर थी। बोलो अब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, क्या ये दूरी x ही रह गई या बदल गई है? बदल गई है। तो ये वाला जो रबर बैंड है, इसको मैं बॉडी कहूंगा, इसको मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहूंगा, मगर मैं इसको रिजिड बॉडी नहीं कहूंगा। क्योंकि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एक पार्टिकल ने अगर मूव कर दिया है तो जो डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स है, बोलो वो सेम रह गई है, बदल गई है? बदल गई है। तो ऐसे बॉडी को हम नाम देते हैं, ये रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो रिजिड बॉडी में कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहने के बजाय अब हम एक छोटा सा यूज करते हैं, वो होता है बॉडी। और जब मैं बॉडी को बॉडी कहूंगा तो आपको जहन में आना चाहिए ये कौन सी बॉडी है? ये रिजिड बॉडी है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी बॉडी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उस वाली बॉडी को हम कंसिडर करेंगे जो क्या होती है? रिजिड। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब देखो रिजिड बॉडी क्या है। यहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए ग्रुप, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए ग्रुप of particles. System of particles is a group of particles with finite distance, finite, finite distance, and when they move, every particle, and when they move, every particle moves with same velocity, moves with same velocity, full stop. Instead of system of particles, we use a term called a rigid body. We use a term called rigid body, full stop. अब नीचे लिखो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी कोलन डैश अंडरलाइन, it is a system of particles, it is a system of particles in which distance between the different particles
in which the distance between the different particles does not change on the application of force. It is a system of particles in which the distance between the different particles does not change on the application of force. इस बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। समझ में आ रहा है? स्टॉप। अब देखो रोटेशनल मोशन भी, या इस वाले चैप्टर को हम अगला नाम भी देते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? अभी तक हमने काइनेमैटिक्स में एक टाइप की मोशन पढ़ी है, डिस्कस तो हमने वहां पे किया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। एक होता है कि जो ट्रांसलेटरी होती है या जो स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन होती है, दूसरा होता है जो सर्कुलर होती है, और तीसरा होता है जो वाइब्रेशनल मोशन होती है या टू एंड फ्रो मोशन जिसको हम बोलते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को हम नाम देते हैं रेक्टिलिनियर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रांसलेटरी क्या है, अगर सर्कुलर है तो रोटेशनल क्या है। समझ में आ रहा है? बाकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में हम नहीं जाएंगे। देखो, अगर मैं यहां से एक पार्टिकल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने एक पार्टिकल लिया है, इस पार्टिकल का मास m1 है या इस पार्टिकल का मास m है, तो एक ही पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है। अब ये जो है इसको हम मैकेनिक्स में या इसको हम काइनेमेटिक्स में नाम बोलते हैं दिस इज ए पॉइंट साइज पार्टिकल। पॉइंट मास हम जानते हैं कि पॉइंट मास हम किसको बोलते हैं। तो अगर मैंने ये वाला पार्टिकल लिया है और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इन दिस वेरी डायरेक्शन, या ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इन दिस वेरी डायरेक्शन, या ऐसे जा रहा है, तो हम कहेंगे ना कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास एक मोशन है और उस मोशन को हम नाम देते हैं दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में मोशन में मैंने एक ही पार्टिकल को लिया है। समझने की कोशिश करना। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैं यहां पे नाम दूंगा दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में या एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उसको नाम क्या देते हैं? दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। अब अगर एक पार्टिकल के बजाय अब मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया है, तो मीन्स कि मुझे कंसीडर क्या करना है? बॉडी। और वो कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बॉडी को कंसीडर कर दिया। समझने की कोशिश करना। इस बॉडी पे एक के बजाय बहुत सारे पॉइंट मास होंगे। ये कंसीडर कर दो, ये एक पॉइंट मास है यहां पे जहां पे मैंने मार्क लगा दिया है। ये मान लो ये दूसरा पॉइंट मास है, ये मान लो ये तीसरा है, ये मान लो ये चौथा है। इसी तरह यहां पे कंसीडर पांचवा, ये छठा। अब ये जो है ना, इस बॉडी को मैंने यहां पे रखा है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी मैंने अब यहां पे रखी है। अब आपको मालूम है कि यहां पे इसका पार्टिकल m1 है, इसका मास m1 है। ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है। ये तीसरा पार्टिकल है, इसका मास m3 है। ये चौथा पार्टिकल है, इसका मास m4 है। तो अगर मैं बॉडी को लेता हूं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मास होंगे। अब मैं कंसीडर करता हूं कि 4 ही। मैंने इससे पहले कितने पार्टिकल्स लिए थे? एक। और मैंने कहा था कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको हमने नाम क्या दिया है? रोटेशनल। अब ट्रांसलेटरी क्या है? तो ट्रांसलेटरी में मैंने एक पार्टिकल के बजाय एक बॉडी को लिया है, और बॉडी पे कितने पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे, m1 m2 m3 m4 डैश। अब अगर ये बॉडी ऐसे मूव करेगी तो ये बॉडी ऐसे मूव करती है। अगर ये पार्टिकल विद ए वेलोसिटी v1 मूव करता है तो ये भी कितने से करेगा? v1। ये भी कितने से करेगा? v1। ये भी कितने से करेगा? v1। और डिस्टेंस इनके बीच में सेम रही है तो ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। अब मैंने यहां पे देखा, यहां पे मैंने देखा, तो मैंने इस वाले पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को देखा तो ये यहां पे पहुंच गया। इस वाले की देखा तो यहां पे पहुंच गया। इस वाले की देखा ये यहां पे पहुंच गया। इस वाले की देखा तो ये यहां पे पहुंच गया। जब ये आगे यहां पे पहुंच गए हैं तो बोलो पार्टिकल m1 m2 m3 m4 के बीच में डिस्टेंस सेम रही है? बदल गई है? सेम रही है। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी है। अब जब ये पार्टिकल्स यहां से उधर तक गए हैं तो बोलो उनकी ट्रैजेक्टरी जो है ना वो एक दूसरे की क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो ऐसी मोशन को जिसमें एक पार्टिकल के बजाय हम बॉडी को कंसिडर करेंगे और या डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करेंगे, और जब हम उन पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं तो वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं दिस इज ट्रांसलेटरी। तो सिंपल वर्ड्स में आप याद रखेंगे कि जो रेक्टिलिनियर है
रेक्टिलिनियर में एक पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं, और ट्रांसलेटरी में हम कंसिडर क्या करते हैं, ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। और अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी मोशन है, ये ट्रांसलेटरी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इनकी ट्रैजेक्टरी होगी वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब इसी चीज को आप कंसिडर कीजिए। अब दूसरी चीज, तो ये हो गया है, ये ट्रांसलेटरी है, तो ये यहाँ इसको हम नाम क्या देते हैं, दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, या इसको हम नाम देते हैं दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। एक पार्टिकल तो रेक्टिलिनियर, ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो है क्या, ट्रांसलेटरी। इसी तरह अगर मैंने एक पार्टिकल को यहां पे लिया है, तो पार्टिकल को मैंने ऐसे घुमा दिया है, बोलो ये कौन सी मोशन है उसकी, सर्कुलर मोशन है। तो एक पार्टिकल के लिए क्या है, सर्कुलर मोशन। अब यही बॉडी आप कंसिडर कर दो, ये बॉडी मैंने ली, इस बॉडी पे कितने पार्टिकल है, इमेजिन करके देखो। तो ये मैंने यहां पे रखा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे रखा है, मैंने पार्टिकल को ऐसे घुमा दिया। जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अब ये पार्टिकल M4 की ट्रैजेक्टरी ये है, M3 की ट्रैजेक्टरी ये है, M2 की ट्रैजेक्टरी ये है, M1 की ट्रैजेक्टरी ये है। बोलो ये जो पार्टिकल्स है इन्होंने इस वक्त जो पाथ ट्रेवर्स कर दी है वो कैसी है, वो सर्कुलर है। और जब मैं इसको कंबाइन देखता हूं तो मुझे यहां से कंसेंट्रिक सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना। तो जब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स मुझे नजर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये एक पार्टिकल नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसी मोशन को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन में हम कंसिडर करते हैं सिंगल पार्टिकल, और रोटेशनल मोशन में हम एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। तो जो इनकी ट्रैजेक्टरी होती है, बोलो वो कैसी होती है, वो सर्कुलर होती है और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझना है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है। अब ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या जो रोटेशनल मोशन है या रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो है, अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और पहली जो टर्म हम इसमें यूज करेंगे उसको हम नाम देते हैं दैट इज एक्सिस। दैट इज एक्सिस, क्योंकि समझना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। एक्सिस को हमें पहले समझना है। एक्सिस एक्सिस क्या होती है, देखो अब बॉडी को मुझे क्या करना है, बॉडी को मुझे घुमाना है, रोटेट कराना है। तो इसका मतलब है ना, कोई एक लाइन होगी जिस पे ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब जो वो लाइन है, हम ऐसे भी कहेंगे कि जो इमेजिनरी लाइन है जिस पे बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, तो उसको हम नाम देते हैं दिस इज एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने यहां से ये लिया है, ये मान लो ये मैंने एक प्लेट लिया है रेक्टेंगुलर या कोई क्वाड्रिलेटरल प्लेट है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। इस प्लेट में मैंने इस पार्टिकल ये प्लेट को पकड़ा और यहां से भी मैंने इसको पकड़ा, ये मान लो ए और ये मान लो बी। अब अगर ये प्लेट मैंने लिया है, बोलो इस पे एक पार्टिकल हो गए यार, बहुत सारे, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और ये है रिजिड बॉडी। कंसिडर कर दो यहां पे एक पार्टिकल M1 है, कंसिडर कर दो, ये दूसरा है, ये M2 है, ये तीसरा है M3 है, ये चौथा है M4 है, ये पांचवा है M5 डैश, और यहां पे मान लो ये M6 है। आप इमेजिन करना, अगर मैंने ये लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है, यही क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगुलर लेमना ये प्लेट है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। मैंने यहां से इसको पकड़ा और यहां से पकड़ा, इमेजिन कर देना, क्योंकि इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैंने यहां से पकड़ा। अब आपको मालूम है ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है। इमेजिन कर लीजिए आप। अब मैंने इस बॉडी को ऐसे किया है, जब मैंने इस बॉडी को ऐसे किया है, बोलो हर कोई पार्टिकल को क्या हो गया है, वो घूम गया है। मीनस उसने हर एक पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन की है। तो एक पार्टिकल के लिए मैं कहूंगा सर्कुलर, तो मगर मैं बॉडी के लिए क्या कहूंगा, बॉडी रोटेट हो गई है। अब अगर बॉडी रोटेट हो गई है, आप इमेजिन कीजिए, बोलो ये वाला पार्टिकल जो है जब इसने ऐसे रोटेट किया, इसने क्या बना दिया है, सर्कल। और ये भी ऐसे रोटेट करा, इसने भी क्या बना दिया है, सर्कल। ये भी ऐसे रोटेट करा, इसने भी क्या बना दिया, सर्कल। और ये भी इसने रोटेट करे तो ये भी क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। अब अगर मैं इस वाले पार्टिकल को देखूं तो ये ऐसे रोटेट करता है और इसने ऐसे बना दिया है सर्कल, और इस सर्कल का एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, सेंटर। ये वाला पार्टिकल भी ऐसे रोटेट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, सर्कल, और इसका भी एक सेंटर होगा। इसी तरह ये वाला पार्टिकल भी रोटेट करके सर्कल बनाएगा, इसी तरह ये वाला पार्टिकल भी रोटेट करके क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो अगर ये सर्कल बनाते हैं तो इन सर्कल्स का एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपको नजर आएगा कि वो घूमता नहीं है, और वो पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर होता है। और इन्हीं तमाम सेंटर्स को मिला के अगर मैं एक लाइन बना दूंगा तो ये वाली लाइन जो है ना, इस वाली लाइन को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो जो ये तमाम पार्टिकल्स है ये एक पॉइंट के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं,
और जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, सेंटर। सेंटर वाला पॉइंट आपको दिखाई देगा कि ये घूमता नहीं है। और उन्हीं तमाम कंसेंट्रिक, ये जो सर्कल्स है, उन्हीं सर्कल्स के तमाम सर्कल्स के सेंटर्स को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन मुझे बन गई है, और उस लाइन को हमने नाम क्या दिया है, एक्सिस नाम दिया है। समझ में आ रहा है? अब यहां से आप देखो, अगर आप यहां से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, इमेजिन कर देना, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी। और आप इमेजिन कीजिए कि मैंने इसको घुमा दिया है, तो जब मैंने इसको घुमाया तो ये ऐसे रोटेट करता है। और जब ये रोटेट करता है, बोलो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन इसका ये है ना। अरे यार समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे रोटेट करता है। अब अगर आप देखोगे, बोलो ये वाली जो लाइन यहां से मैंने ड्रा कर दी है, ये क्या बन जाएगी इसकी, एक्सिस। बोलो एक्सिस और ये इस प्लेन ऑफ रोटेशन के बीच में यहां पे एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। इसका मतलब है ना, प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सिस के बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा। यानी द एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। देखो एक्सिस क्या है, द लाइन या द इमेजिनरी लाइन around which the particles move in a rotational motion, around which the particles move in a rotational motion, full stop। इसके बाद लिखो, axis is always perpendicular to the plane of rotation, axis is always perpendicular to the plane of rotation। अब जो ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आपको मैं कहूंगा कि ये बॉडी रोटेट करती है अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस कहां से पास होती है, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि वो कैसे पास हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यहां पे मैंने एक रिंग ली है, ये मैंने एक रिंग ली है, और अगर ये रिंग जो है ना, इस रिंग को मुझे घुमाना है, तो यहां से मैंने इसको ऐसे, ये ऐसे घूमती है, तो मीन इसकी यहां से ये जो लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, तो ये इमेजिनरी लाइन इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी एक्सिस। अब मैं कहूंगा कि ये जो रिंग है ना, ए रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रिंग, which is perpendicular to the ring, या मैं ऐसे कहूंगा which is perpendicular to the plane of rotation। इसी तरह अगर मैंने यहां पे एक, ये मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक शीट लिया है, ये मान लो ये मैंने एक शीट लिया है, और ये जो शीट है ना, इस शीट का मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने कहा आपसे कि ये जो शीट है, इस शीट को आप रोटेट करा दो अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट इज डायगोनल, विच इज पासिंग थ्रू इट इज डायगोनल। तो आप क्या काम करेंगे, आप पार्टिकल को यहां से पकड़ेंगे ए को, या इस शीट को ए से पकड़ेंगे और यहां से डी से पकड़ेंगे, तो आप इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, तो ये है ना, ये इसके सर्कल्स ऐसे बन जाएंगे। तो हमको जहन में आ जाएगा ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, ये इस वाली एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। तो मैं कहूंगा ये जो रेक्टेंगुलर पीस है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। मैंने यूज कर दिया है वर्ड अबाउट एन एक्सिस, तो एक्सिस के साथ आप यहां से वर्ड लगा देंगे अबाउट। तो अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट इज डायगोनल। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बॉडी को रोटेट करा दो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज अनदर डायगोनल, तो आपको जहन में आना चाहिए कि ये वाला डायगोनल है। समझ में आ रहा है? इसी तरह आप बॉडी को रोटेट कराएंगे तो यहां से ये डायमीटर इसका बन जाएगा, और इसी तरह आप बॉडी को यहां से भी रोटेट कराएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये जहन में आना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि बॉडी को कैसे रोटेट कराना है, तो आपको इमेजिन होना चाहिए इस बॉडी को मुझे कैसे रोटेट कराना है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बता ये वाली जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से एक बॉडी को लिया है, ये मान लो ये मैंने एक डिस्क को लिया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क को आप रोटेट करा दो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज, या पासिंग थ्रू द टेंजेंट टू इट इज सरफेस। तो आपको जहन में आना चाहिए कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक सरफेस को या एक सर्कल को टच करता है एट ए सिंगल पॉइंट। अब आपको ड्रा करना है, तो आपने यहां से ड्रा कर दिया है, इसी तरह आपने यहां से ड्रा कर दिया, यहां से ड्रा कर दिया, यहां से ड्रा कर दिया।
तो अब आपको जहन में आना चाहिए कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसे रोटेट करती है, अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सिस जो है, आप इमेजिन कीजिए कि ये मैंने एक ये लिया है, अब आपने यहां से लाइन को ड्रा कर दिया है, तो ये जो है, ये वाली लाइन, ये इस डिस्क पे क्या है, टेंजेंट है। तो मैं कहूंगा ना कि दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज टेंजेंट या टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस। अगर मैं आपसे कहूंगा कि यही डिस्क मैंने अब ऐसे ली है और यहां से मैंने इसी को ड्रा कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल ये मान लो, ये मैंने अब डिस्क ली है और इस डिस्क पे जो एक्सिस है वो मैंने अब यहां से पास कर दी। तो जब ये ऐसे थी, आपने इसको नाम दिया थी दिस इज टेंजेंशियल। अब यहां से मैंने इसको पास कर दिया है, बता ये पॉइंट जो है ना, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। अब डिस्क इस वक्त ऐसे है, तो मैं कहूंगा ना कि ये जो एक्सिस है, इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन इट सर्कमफ्रेंस, लाइंग ऑन इट इज सर्कमफ्रेंस। तो अगर आपसे मैं कहूंगा कि बताओ, अगर आपको मैं कहूंगा कि बताओ वो बॉडी कैसे रोटेट करती होगी या एक डिस्क कैसे रोटेट करती है जब मैंने एक्सिस उसके सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से पास कर दिया, तो आपको जहन में आना चाहिए कि अगर मैंने ऐसे लिया है तो ये टेंजेंट है, और अगर मैंने ऐसे लिया है तो इसको हम कहेंगे कि दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए पॉइंट पासिंग थ्रू इट इज, या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज सर्कमफ्रेंस। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको जहन में आनी चाहिए। तो एक्सिस में जो नॉमेनक्लेचर है, एक्सिस का जो नॉमेनक्लेचर है, या वो आपको जहन में आना चाहिए कि हम कैसे समझेंगे या कैसे हमें इमेजिन हो जाएगा कि एक बॉडी कैसे रोटेट करती है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि बता ये वाली जो बॉडी है कैसे रोटेट करती है, तो आप कहोगे कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन। ये कैसे रोटेट करती है? द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल। ये कैसे रोटेट करती है? पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस अबाउट ए पॉइंट पासिंग थ्रू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो ये चीजें आपको जहन में आनी चाहिए। एक्सिस क्या है? अब एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, उन तमाम पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाती हैं। जो पॉइंट्स हमको दिखता है रोटेशन मोशन में, वो किस में है? वो रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने एक पॉइंट को लिया है, अब मैंने यहां से एक पॉइंट को लिया है, यहां से एक पॉइंट को लिया है, ये एक पॉइंट को लिया है। तो जब मैंने रोटेशनल मोशन में ये वाला जो पार्टिकल है M1, जब मैंने इसको रोटेट करा दिया तो ये ऐसे रोटेट हो गया। अगर मैं यहां से यहां तक लाइन को ड्रा कर दूंगा तो ये भी रोटेट करेगी, ये भी, और कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो R का वैल्यू है वो हमेशा घटता जाएगा, और एट दिस वेरी पॉइंट बोलो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मीन्स ये वाला पॉइंट क्या होगा? स्टेशनरी। इसी तरह ये भी स्टेशनरी। इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स को मिला के जब हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया तो उसी को हमने नाम क्या दिया है? दिस इज एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। अब इसके बाद और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है अबाउट दिस, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में